Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Bilal. The topic of my presentation is quality control in some industries. इसमें सबसे पहले आउटलाइंस देख लेते हैं कि हमने जो इसके अंदर क्या क्या जो है वो कंटेंट स्टडी करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिटी क्या है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल क्या है, उसके बाद जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्वालिटी कंट्रोल के क्या हैं, उसके बाद हमें जो है वो इसकी ज़रूरत क्यों होती है क्वालिटी कंट्रोल की। देन जो है हम देखेंगे कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट कौन सी होती हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर किस तरह होती है, क्वालिटी कंट्रोल जो है वो फूड इंडस्ट्री के अंदर किस तरह होती है, और लास्ट पे जो है हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल जो है वो शुगर इंडस्ट्री के अंदर हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी। क्वालिटी जो कह रहा है क्या होती है, रेफर टू सम ऑफ एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ डेट डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, सम ऑफ एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो हमारी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे उसको हम कहते हैं क्वालिटी। ठीक है, मतलब ये चीज़ जो है इसको हम कंट्रोल करेंगे तो इसकी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की बेहतर आएगी। ठीक है, इसको हम नाम देंगे जितनी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, सब प्रॉपर्टीज़ का सम डेट डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट, उसको हम नाम देते हैं क्वालिटी का। उसके बाद कह रहा है दीज आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सच है। मतलब अब वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरह की हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन से हो सकते हैं, उसकी लेंथ किस तरह की है, ठीक है, विड्थ कैसी है, कलर उसका कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, मतलब जो स्टैंडर्डाइजेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, ये हमारे पास है क्वालिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो है ये क्या होता है। कि अब जो है कह रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल सम ऑफ ऑल दोज एट्रीब्यूट्स विच अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस नेगेटिवली और पॉजिटिवली ऑन आवर प्रोडक्ट। ठीक है, कि अब हमने क्या बात करनी है कि सिर्फ और सिर्फ वही एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ जो हमारी जो है वो प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, क्वालिटी क्या था, सम ऑफ ऑल, जितनी भी हमारे पास जो है वो करेक्टरिस्टिक्स, कलर था, इसी तरह हमारे पास लेंथ विड्थ सारी जो है वो थी क्वालिटी। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास है ना उनमें से सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोडक्ट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, मसलन क्वालिटी डेवलपमेंट हो सकती है, क्वालिटी मेंटेनेंस किस तरह करनी है, क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करना है इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब जो है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल के जो है वो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये है कि इकोनॉमिकल प्रोडक्शन, कि कोई भी अगर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन जो है वो हो। दूसरा इसका क्वालिटी कंट्रोल का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू हम मतलब कस्टमर की जो है वो जो डिमांड है उसके मुताबिक हमने जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है। और थर्ड जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट्स रेदर देन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स। मतलब क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू हमने कंट्रोल करना है डिफेक्ट्स को, प्रिवेंट करना है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना आए। ये नहीं कि डिटेक्ट करना है, ठीक है, फाइंड नहीं करना बल्कि प्रिवेंट करना है। उसके बाद हमारे पास है नीड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, कि हमारे जो है वो ज़रूरत इसकी क्यों पेश आई। तो सबसे पहले इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, कि मतलब हमारे पास जो प्रोडक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा हो, कैसे होगी कि अगर उसकी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बेस्ट होगी। दूसरा जो है वो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कि हम जो है वो इस तरह से जो है वो सेट करें अपना प्रोसीजर कि उसमें रिपेयरिंग के चांसेस कम से कम हो। उसके बाद इंक्रीज़ लॉयल कस्टमर बेस, मतलब वही कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी प्रोडक्ट दें तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा। और लास्ट पे जो है वो बेटर प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स, या मतलब अच्छे जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को है वहाँ से प्रॉफिट मिले। ठीक है, क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो वहाँ से अच्छा जो है वो प्रोडक्ट या बेनिफिट बनेगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्वालिटी कंट्रोल इन सम इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्री मतलब है उनके अंदर क्वालिटी कंट्रोल किस तरह से होती है, उसके लिए कोई भी इंडस्ट्री है ना उनके लिए कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं कि इनको फुलफ़िल करेगी तो वो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो अपनी कर सकेगी। रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, इंस्पेक्शन फॉर कंप्लायंस मस्ट बी परमिटेड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑल पर्सन मस्ट हैव एजुकेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू देयर
ड्यूटी, मतलब जितने भी जो हैं इंस्पेक्शन फॉर कंपनी, मतलब जितना हमारे पास काम हो रहा है, वर्क हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है, उसकी जो है प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो। उसके बाद है ऑल पर्सन, मतलब जितने भी पर्सन लेबॉर्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उनको जिस काम पे ड्यूटी पे लगे हों उनके मतलब कोई एजुकेशन उनकी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसका जो है वो कोई ना कोई एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी इंडस्ट्री की क्वालिटी कंट्रोल के लिए, कि सफिशेंट स्टाफ मस्ट बी अवेलेबल विद प्रॉपर क्लोथिंग। हमारे पास सफिशेंट स्टाफ जो है मुनासिब जितना चाहिए वो अवेलेबल हो, और उसकी प्रॉपर जो है वो क्लॉथिंग हो, जिससे क्या होगा कि हम जो है वो कंटेमिनेशन प्रोडक्ट की जो है वो उससे बच सकते हैं। उसके बाद स्टडी डायरेक्टर जो है मस्ट इस्टेब्लिश अ क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट, जिसको हम QAU भी कहते हैं, कि जो स्टडी डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है उसने जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हो, कि वो हमें बताए कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो पूरा जो होल प्रोसेस है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद स्टडी डायरेक्टर जो है मस्ट हैव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, मतलब उसकी जो है अप्रोप्रिएट जो है वो ट्रेनिंग हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और ताकि वो जितने भी प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं उनको चेक कर सके, ठीक है। प्रोटोकॉल्स हमारे पास क्या है कि कितना भी हमारे पास एक प्रोडक्ट बननी है उसके दौरान जितना उसका प्रोसीजर है, स्टेप, सारा होल जो प्रोसीजर है, ठीक है, मतलब ये स्टेप करेंगे तो ये आएगा, ये स्टेप करेंगे तो ये प्रोडक्ट आएगी, ठीक है, ये सारा स्टेप फॉलो करने के बाद हमारे पास ये फाइनल ऑब्टेन आएगी, ठीक है, प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होगी। तो ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स। तो मेंशन डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल रिजल्ट्स एज मैंशन बाय प्रोटोकॉल, मिसाल के तौर पे प्रोटोकॉल ने कहा था हम जो है इस तरह से स्टेप फॉलो करेंगे, सारा प्रोसीजर हमारे पास जो है वो मिसाल के तौर पे 20.2% जो है प्रोडक्ट जो है वो होनी चाहिए, उसके अंदर जो है वो कोई किसी भी कंपाउंड की कंसनट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया तो उसका जो है वो डेविएशन आई ओरिजिनल रिजल्ट से, ठीक है, तो स्टडी डायरेक्टर जो है वो मेंशन करता है कि मतलब ये प्रोसीजर हमने पूरा किया है, तो उसको सारे को जो है हर स्टेप बाय स्टेप को जो है वो मेंशन करेगा। फैसिलिटीज़ मस्ट बी अवेलेबल फॉर हैंडलिंग एंड टेस्टिंग, के प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे हों, अवेलेबल दस्तियाब हों, कि डाटा या हमारे पास सैम्पल जो है उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है और उसको टेस्ट कैसे करना है। उसके बाद है रिटन प्रोटोकॉल इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टडी फाइनल रिपोर्ट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन, वही कि हमने जो है वो एक रिटन जो है वो कोई रिकॉर्ड जो है वो रखना होता है, कि फाइनल रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो हमने ये सारा प्रोसीजर जो प्रोडक्ट बनाने के लिए किया है, ठीक है, तो उसके स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को नोट करते हैं, कि अगर कहीं ना कहीं जो है वो कोई चेंज आई है प्रोडक्ट के अंदर, तो हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल के साथ जो हमने स्टैंडर्ड रखा होता है उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको मैच करते जाते हैं, और उससे हम देख लेते हैं कि अच्छा इस स्टेप की वजह से जो है वो हमारी प्रोडक्ट के अंदर चेंजिंग आई है, उसको हम बाद में सेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा लिखने का। उसके बाद कह रहा है डिस्क्वालिफिकेशन विल रिजल्ट इन नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द डाटा, कि मतलब अगर जो हमारे पास प्रॉपर हैंडलिंग ही नहीं हो सकेगी तो उसके रिज़ल्ट में हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट और डाटा है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल कैसे होती है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है द अश्योरेंस, कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना वो ये अश्योर करे कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो ग्रांटेड हो, ठीक है, मतलब जिस तरह उसने जो है एक पैरामीटर के थ्रू उसने प्रोडक्ट की अच्छी प्रोडक्ट की डिमांड की है उसके मुताबिक उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स हो। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन कह रहा है कि स्टैंडर्ड की जो है प्रोसीजर की, कि वो एक्सपीरियंस्ड एंड सेंट्रलाइज्ड इन अ क्वालिटी एश्योरेंस बुक, मतलब जो क्वालिटी एश्योरेंस हैंड बुक है ना, तो हमने जो प्रोसेस अपना प्रोसीजर परफॉर्म किया है बिल्कुल जो है वो उसी तरह ही जो है वो इम्प्लीमेंट हमने करना है जैसा जो है वो स्टैंडर्ड के तौर पे बुक के अंदर मेंशन है। उसके बाद है द कंट्रोल ऑफ ऑल इंटरवेंशन एंड पर्टिकुलर प्रोसीजर, कि इसमें क्या है हमारे पास कि जितनी भी चेंजेस अगर आई हैं प्रोडक्ट के लिए, प्रोसीजर के अंदर कोई चेंजेस आई हैं तो उनको कंट्रोल जो है वो कैसे करना है, ठीक है, द कंट्रोल ऑफ ऑल इंटरवेंशन, जितनी भी चेंजेस आई हैं और किस पर्टिकुलर प्रोसीजर वो हमारे जो है वो इन कंट्रोल होना चाहिए। अगर कोई चेंजेस आई है उनको हम फौरी जो है वो सेट करें और हमारी जो है वो अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन हो। उसके बाद है इन फार्मास्यूटिकल डोमेन, कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब हम अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये चेंजेस, ठीक है, तो दो मेथड हैं, एक माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल हो सकता है और दूसरा है फिजिकल एंड केमिकल
एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल। अच्छा, कह रहे कि जो हम जो है रॉ मटेरियल जो परचेज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, एक तो वो साफ़ होना चाहिए और दूसरा बैक्टीरिया फ्री या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो इफेक्ट ना कर सके। तो बेसिकली अगर हमारा रॉ मटेरियल ही जो है वो बैक्टीरिया फ्री नहीं होगा तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो कैसे अच्छी बनेगी। ठीक है, इसलिए जो है हम फोकस करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ वगैरह हम जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो obtain कर सकते हैं इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद डिफरेंट प्रिजर्वेशन और मेन मतलब इसको अब बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए हम डिफरेंट प्रिजर्वेशन भी जो है वो बनाते हैं कि इसको जो है वो बैक्टीरिया अटैक ना कर सके। उसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एनालिसिस, कि इसके अंदर क्या है कि हम जो है वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एनालाइज करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है तो इसको कैसे एनालाइज करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी, जो हमारे पास हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है इसके थ्रू भी जो है हम कर सकते हैं इसको एनालाइज। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि फाइनलाइजिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। हाँ, अब हमने सारा देख लिया है कि मतलब ये प्रोडक्ट हमने बनानी है, ये उसके लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, अब हम जो है फिर क्या करते हैं कि किस प्रोसीजर के थ्रू जो है ये प्रोडक्ट हमारे पास अच्छी जो है वो क्वालिटी के अंदर ऑब्टेन होगी। ठीक है, फिर हम उसको फाइनलाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा ये हमने जो प्रोसीजर या मेथड जो है वो फाइनलाइज किया है आया कि ये वैलिड भी है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद है वैलिडेशन ऑफ मेथड। उसके बाद है स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेटिव स्टडी टू कंट्रोल प्रोडक्ट। मतलब हमारे पास जो है वो स्टेबिलिटी और दूसरी प्रिजर्वेटिव स्टडी होनी चाहिए कि हम जो है वो प्रिजर्व कर सकें। अगर कोई ना कोई हमें जो है वो लग रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, स्टेबिलिटी करने के लिए हमें जो है वो कह रहा है कि कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट को हमारे पास जो है वो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद कह रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस जो है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, जो क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट ऊपर बताया कि वो जो यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश किया, उसका काम यही है कि उसने बताना है कि होल प्रोसेस जो है वो अच्छा जो है वो हो रहा है और हमारी प्रोडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो है वो बन रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है ISO सर्टिफाइड स्टैंडर्ड और प्रोसीजर मस्ट बी फॉलो। जो ISO एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है कि उसका कह रहा है कि सर्टिफाइड स्टैंडर्ड या प्रोसीजर हम जो है वो लाजमी तौर पे लैब के अंदर जो है या इंडस्ट्री के अंदर जो है वो फॉलो करते हैं। ISO क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है जिनेवा में प्रेजेंट है, इसके 140 मेंबर्स हैं। 1979 के अंदर जो है वो जेनेसिस ऑफ ISO 9000 ये जो है वो हैंडबुक, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन की। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्री, कि जो फूड इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोलिंग फूड इंडस्ट्री कह रहा है बेस करती है 2 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले ये प्रिवेंशन ऑफ रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, कि हमने जो है कंटेमिनेशन के रिस्क को जो है वो प्रिवेंट करना होता है। दूसरा जो है वो प्रोडक्ट को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, अब हम पहले जो बात की है वो हम देख लेते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड इंडस्ट्री। ठीक है, कह रहा है इन इंडस्ट्री मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है क्या है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कंटेमिनेट हो जाती है। ठीक है, और अगर हमारी प्रोडक्ट ही जो है फूड की जो है वो कंटेमिनेट हो जाए तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस जो है कह रहा है सेटअप अ न्यू सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड एश्योरेंस, कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस ने जो है वो एक सिस्टम जो है कंट्रोल करने का और श्योर करने का जो है डेवलप किया, जिसको हम नाम देते हैं HACCP। ये किसका एब्रीविएशन है? हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, अब ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि HACCP जो है कह रहा है इसके 7 बेसिक प्रिंसिपल है जिनके ऊपर जो है हम काम करके किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल ये है कंडक्ट हैज़र्ड एनालिसिस। ठीक है, हम जो है हैज़र्ड एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इसका क्या काम है, बेसिक सिंपली जो है ये कह सकते हैं कि हम जो है वो टू फाइंड ऑल पॉसिबल पॉइंट्स ड्यूरिंग फूड कंटेमिनेशन, कि जितने भी हमारे पास पॉसिबल पॉइंट्स हैं ना
जहाँ पे जो है फूड कंटेमिनेशन जो है वो हो सकती है, ठीक है, वेयर देयर इज़ अ चांस ऑफ कंटेमिनेशन और हैज़र्ड कैन अकर एंड रिजल्ट इन कंटेमिनेशन। मतलब एक प्रोसीजर है, हम पहले ही जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं कि अच्छा ये स्टेप जो है या पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो है वो कंटेमिनेशन हो सकती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंडक्ट हैज़र्ड एनालिसिस। सेकंड है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के, सेकंड प्रिंसिपल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के, अच्छा जो हम ऊपर हमने जो है वो पॉइंट्स देख लिया कि यहाँ पे कंटेमिनेशन हो सकती है, ठीक है, अब उन पॉइंट्स को कंट्रोल हमने उस कंटेमिनेशन को कैसे करना है, ठीक है, दोज पॉइंट इन प्रोसेस के अंदर वो पॉइंट जहाँ पे हमें लगता है कि हैज़र्ड या कंटेमिनेशन हो सकती है उसको हम प्रिवेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ये था इसका सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल जो है इसका एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। अच्छा इसमें क्या है, कह रहा है एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स एसोसिएटेड विद ईच CCP। हम जो है वो कर लेते हैं, एक लिमिट सेट कर लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर की, कि इस लिमिट से इस लिमिट तक, मतलब इस रेंज के अंदर जो है ना प्रोडक्ट हमारी बेस्ट बनती है, अगर उससे कम होगी फिर भी जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट करेगी, अगर इससे ज़्यादा जो लिमिट होगी फिर भी जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो कह रहा है कि ये क्रिटिकल लिमिट जो है क्राइटेरिया है जो मस्ट भी हमें जो है वो फॉलो करना पड़ता है फॉर ईच क्वालिटी कंट्रोल पॉइंट्स के लिए, ठीक है, ताकि हमारे पास जो प्रिपेयर प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो। फोर्थ इसका प्रिंसिपल है स्टेज विद इन इट्स लिमिट्स, के मतलब जो हमने लिमिट ऊपर बात की है कि स्टैब्लिश कर ली है ना, कि उसी की जो है वो विद इन लिमिट्स जो है वो रहना चाहिए। फिफ्थ है एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस। अच्छा करेक्टिव एक्शन को एस्टेब्लिश करना, इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर जो है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो ये देखे कि जो प्रोसीजर जो है वो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर या स्टैंडर्ड नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो उसी एट द स्पॉट जो है वो करेक्टिव एक्शन ले, ठीक है, ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो सिक्योर हो और कोई भी जो है वो पब्लिक हेल्थ हैजर्ड जो है वो अकर ना हो फूड के अंदर, ठीक है। ये था एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस। उसके बाद सिक्स्थ है एस्टेब्लिश इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर, कि वही बात जो पीछे रिक्वायरमेंट के अंदर करके आए हैं कि वो एक इफेक्टिव रिकॉर्ड हम जो है वो पूरे प्रोसेस का जो है वो राइट डाउन करें, कि अगर कहीं पे जो है प्रोडक्ट की वेरिएशन भी हो स्टैंडर्ड से, तो हम जो है वो सेट चेक करके जो है उसको कंपेयर करके देख लें कि अच्छा इस पॉइंट के अंदर चेंजिंग हुई है, इसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट जो है वो चेंज हुई है, ठीक है। उसके बाद एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग, कि हम जो है एंड पे क्या करते हैं कि जितना भी हमने स्टेप्स किए हैं, कह रहा है आर अप टू मार्क, कि जितने हमारे पास वो हमें चाहिए थे वाकई जो है वो उसी के मुताबिक परफॉर्म हुए हैं और जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए हैं या नहीं, इनको वेरीफाई करना। ये थे 7 प्रिंसिपल्स, ठीक है, HACCP के। अब जो है हम देखते हैं कि हम जो है वो फूड इंडस्ट्री के अंदर जो है वो पहले हमने देख लिया कि कंटेमिनेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फिर हमने देख लिया कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास HACCP वर्क करता है जिसके 7 प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वो क्या हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड हमारा पॉइंट था कि कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसको कंट्रोल कैसे करना है फूड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो है कह रहा है व्हेन यू वांट टू कंट्रोल फूड मोस्ट ऑफ एनालिसिस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, कि हम जो है वो 2 कैटेगरीज के अंदर जो है इनको क्लासीफाई करते हैं कंट्रोल करने के लिए फूड को। फिर वही एक है माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल और दूसरा है फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस। कि माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि हम जो है सैंपल को कंट्रोल सकते हैं जो हमने प्लांट्स के या किसी भी चीज़ से लिया है, ठीक है, जो हमारा सैंपल रॉ मटेरियल है उसको हम जो है वो बैक्टीरिया फ्री या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी ग्रोथ उन पे ऊपर ना हो, ठीक है, ताकि जो हमारा रॉ मटेरियल जो है अगर उसमें वेरिएशन होगी तो हमारी प्रोडक्ट में भी जो है वो वेरिएशन होगी, इसलिए हमने जो है वो इसको बैक्टीरिया फ्री या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल क्लीनिनेस ऑफ द वर्क, मतलब जो हम परफॉर्म कर रहे हैं काम उसकी जो है वो बैक्टीरिया फ्री जो होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस, कि हम जो है कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स जो हम एनिमल्स और वेजिटेबल से बना रहे हैं उनमें सेवरल प्रॉब्लम जो है वो बेस करती हैं, ठीक है। पॉसिबल वेरिएशन किसके, मतलब वो जो प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन आती है वो किससे हो सकती है कि उसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कोई ना कोई वेरिएशन आई हो, ठीक है। वो वेरिएशन क्या हो सकती है कि उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो,
किसी वजह से, ठीक है, मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई हो, या उनकी अमाइनो एसिड कंसनट्रेशन चेंज हो गई हो, इसी तरह जो है उनकी विटामिन कंसनट्रेशन चेंज हो गई हो, तो हम जो है ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको हम वेरिएशन इनकी डिटेक्ट करके हम जो है देख सकते हैं कि हम जो है किस तरह अपनी प्रोडक्ट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इनको हम किस तरह कौन सी टेक्निक के थ्रू जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है टेक्निक्स टू चेक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन सी है, क्रोमेटोग्राफी है और इलेक्ट्रोफोरेसिस है। क्रोमेटोग्राफी में HPLC हो सकती है, ठीक है, GC गैस क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। ये किसके लिए यूज़ होती है, अमाइनो एसिड्स की कंसनट्रेशन फाइंड करने के लिए, ग्लाइको अमाइनो एसिड्स की और जो है वो शुगर्स की, ठीक है। और अगर जो है हमने दूसरी टेक्निक यूज़ करनी है तो वो होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये था हमारे पास फूड इंडस्ट्री के अंदर हम जो है वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर हमने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी का कंट्रोल होना चाहिए, और दूसरा हमने देख लिया कि फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने चेक करनी होती है, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजी चेंज ये वो सब जो है हम नोट डाउन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उसको कंट्रोल करके प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद हमने टेक्निक्स देख ली कि किन के थ्रू हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि किसी इसके अंदर जो है वो केमिकल या फिज़िकल चेंजेस जो हैं वो आई हैं। अब हम बात करेंगे हमारे जो है लास्ट कंटेंट की, क्वालिटी कंट्रोल जो है इन शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के अंदर जो है हम क्वालिटी कंट्रोल किस तरह जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शुगर इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी से क्या मुराद है, ठीक है, किस चीज़ की क्वालिटी, ठीक है, या क्वालिटी जो है वो क्यों। तो पहला क्या है, डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, कि जो हमारी शुगर जो प्रोडक्ट बन रही है वो एक्सेप्टेबल है मार्केट में, ठीक है, इतनी हम जो है वो उनको आउटपुट या इतनी अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं कि वो एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद है डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, तो वो कितनी अच्छी है। उसके बाद कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, और उसमें वेरिएशन जो है वो कम से कम हो। और लास्ट पे जो है वो क्वालिटी इज़ कंसिस्टेंसी, कि जो हमारे पास क्वालिटी है वो पूरी के अंदर जो है वो कंसिस्टेंट जो है यूनिफॉर्म है या नहीं है, या कुछ के अंदर जो है वो कलर हो रहा है, कुछ के अंदर हो रहा है, कुछ के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है ये हमारे पास क्वालिटी के जो हैं वो पॉइंट्स हैं इन शुगर इंडस्ट्री। अच्छा, अब एनालिसिस ऑफ शुगर में जो है क्या हो सकता है, ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोल में जो है हम चेक कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को अच्छा देने के लिए। तो सबसे पहले है एक्सट्रैक्शन रेट, देन टर्बिडिटी, उसके बाद है प्योरिटी, उसके बाद है कलर, उसके बाद है ह्यूमिडिटी, उसके बाद है एशेज़, उसके बाद है रिड्यूसिंग शुगर परसेंट, उसके बाद है पैकेजिंग मटेरियल, और लास्ट पे है स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि इसको कैसे हम इनको जो है वो कंट्रोल करके एक अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू जो है हम शुगर की प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन रेट, कह रहा है कि जो हमारे पास शुगर केन जूस बन रहा है एक्सट्रैक्शन मिल के अंदर, मिल हाउस के अंदर हमारे पास जो है वो शुगर केन आता है, जिससे हमारे पास जो है वो क्या होता है, हमारे पास जूस बनता है, और जूस जो है उसकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का मतलब उसकी क्लीनिंग होती है कि जो पार्टिकल्स वगैरह हैं। तो अमाउंट ऑफ शुगर जूस प्रेजेंट इन द प्रोसेसिंग केन के, मतलब इस प्रोसेस के दौरान उसके अंदर जो है वो जूस जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन रेट, मतलब हमें समझ आ गई कि कितना जो है वो शुगर केन आ रहा है और हमारे जो है वो कितना जूस मिल रहा है। उसके बाद है टर्बिडिटी ऑफ शुगर जूस, ठीक है, कि टर्बिडिटी ऑफ शुगर जूस, इससे क्या मुराद है कि हमारे पास अब वो जूस है उसके अंदर वेरियस जो हैं वो पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो किसके ऊपर जो है वो एफिशिएंसी के ऊपर जो है उसकी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और दी सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है कह रहा है हम इनको रिमूव करते हैं ड्यूरिंग क्लैरिफिकेशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास शुगर केन आया मिल हाउस के अंदर, वहाँ से उसका जूस के बाद क्या होगा, उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ना टर्बिडिटी, उसको रिमूव करने के लिए हम ले जाते हैं उसको क्लैरिफिकेशन के लिए, जो हम जिसके अंदर करते हैं उसको हम नाम देते हैं क्लैरिफायर, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, क्लैरिफिकेशन के अंदर कह रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ लाइम एक्टिवेटेड कार्बन और क्लैरिफाइंग एजेंट डालते हैं हम शुगर जूस के अंदर, जिससे वहाँ से सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद है प्योरिटी ऑफ शुगर, के हमने देखनी होती है कि शुगर की प्योरिटी, मतलब इसको हम कह रहे हैं दूसरा नाम पोलराइजेशन का भी देते हैं। मतलब इसका क्या, हमने पोल चेक करना होता है। पोल का क्या मतलब होता है, स्वीटनेस, मतलब उसके अंदर मिठास कितनी है, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करती है कैपेसिटी ऑफ स्वीटन, ठीक है। और इसको हम चेक करते हैं बायोपोलैरिमीटर के थ्रू। वेट द सुक्रोज प्रेजेंट
उससे हम जो है वो देख लेते हैं अच्छा इसके अंदर इतनी जो है मिठास है, उसके बाद हम सुक्रोज़ का वेट कर लेते हैं और एनहेंस द क्वालिटी ऑफ शुगर यहाँ से, और 100% कह रहा है यहाँ पे शुगर सुक्रोज़ जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए इन शुगर। ठीक है, ये था हमारे पास प्योरिटी ऑफ शुगर। उसके बाद है कलर ऑफ शुगर, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट के अंदर शुगर का कलर है वो जो है कह रहा है क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ये एक अहम कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक है शुगर की क्वालिटी के लिए, कि इट डायरेक्ट पार्टिकल साइज़ जो है इसका यूनिफॉर्म स्मॉल जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाइट जितना होगा उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा। क्यों कह रहा है पीपल लाइक, क्योंकि लोग जो हैं वो वाइट कलर ऑफ शुगर जो है वो ज़्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, तो हमने पीछे देख लिया था कि हमने जो है क्वालिटी कंट्रोल उस हिसाब से करनी होती है कि कस्टमर की भी जो है वो सेटिस्फेक्शन के मुताबिक जो है वो हो। ठीक है, ये था कलर ऑफ शुगर। उसके बाद है ह्यूमिडिटी, कि ह्यूमिडिटी मतलब इसके अंदर नमी वगैरह की जो है वो शुगर की जो क्वालिटी को अफेक्ट तो नहीं कर रही, तो ये कह रहा है कि ह्यूमिडिटी जो है ये भी करती है अफेक्ट क्वालिटी ऑफ शुगर को। ठीक है, इसको हम एनालाइज करते हैं भाई क्वालिटी कंट्रोल के, ये जो है वो एक लिमिट जो है इसकी रेंज से विद इन रहे, मतलब 1.1 to 3% के अंदर अंदर जो है ह्यूमिडिटी जो है वो एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसे भी जो है हम कंट्रोल करते हैं बाय क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद है ऐश, कह रहा है कि ये जो है ऐश आल्सो पुट गुड इम्पैक्ट जो है शुगर क्वालिटी के ऊपर हमारे डालती है। ठीक है, तो इसको भी हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ऐश जो है वो मिक्स ना हो। ठीक है, उसके बाद है रिड्यूसिंग शुगर, कि रिड्यूसिंग शुगर जो है क्या होती है कि ग्लूकोज कितनी है और फ्रुक्टोज के कम्बिनेशन को हम सिंपल नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, उसके बाद है पैकेजिंग, कि पैकेजिंग जो है हम जिस चीज़ के अंदर हमारी शुगर जो है वो पैकिंग जिसके अंदर हो रही है, ठीक है, वो भी जो है वो क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, पैकेजिंग इज़ आल्सो अफेक्टेड द क्वालिटी। तो पैकेजिंग मटेरियल जो है वो जिसके अंदर हम उसको पैक करते हैं उसको नर्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम ऐसी चीज़ के अंदर उसको पैक कर देते हैं कि वो उसके साथ रिएक्ट करे, तो हमारी क्वालिटी जो उसकी थी प्रोडक्ट की शुगर की वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम उसको ऐसी चीज़ के अंदर पैकिंग उसकी करेंगे कि वो मटेरियल जो है वो नर्ट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह स्ट्रेस रेजिस्ट होना चाहिए, कि अगर उसके ऊपर थोड़ी बहुत स्ट्रेस भी अप्लाई हो जाती है तो वो हमारी प्रोडक्ट की जो है वो साइज़ के पार्टिकल साइज़ जो है वो उनको डिस्टर्ब ना करे। इसी तरह मॉइस्चर बैरियर हो, कि मतलब कोई बाहर से मॉइस्चर वगैरह के अंदर कंडीशन के अंदर थोड़ी बहुत अगर हो तो वो जो है हमारी प्रोडक्ट को जो अफेक्ट ना करे। ये था इसकी पैकेजिंग किसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद स्टोरेज, कि अब जो है हमारी प्रोडक्ट बनती है उसको जो है हम स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज क्या है कि जो पूर स्टोरेज जो है मतलब किसी ऐसी जगह पे स्टोरेज कर देते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी है, तो हमारा जो हमने यूज़ किया है पैकेजिंग वो भी जो है उसको नहीं रोक सकती। तो हमारी जो है इससे क्या होगा कि वो डेट्रिएट द प्रोडक्ट, कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसको जो है वो ख़राब करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें गुड सैनिटाइज्ड स्टोरेज कंडीशन जो है प्रोवाइड करनी होती है, कि हम क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट मतलब क्वालिटी जो है उसकी हमारी प्रोडक्ट की जो है वो एक्सेप्टेबल रहे। ठीक है, थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन।